कोई प्रश्न है जो इतना तक हुआ है, पहले अपना प्रश्न बताइएगा, फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। Sir, I have one question, basic question. मैं एक शेयर करूँगा, एक मिनट. बताइए। You're able to hear me ना? हाँ एकदम, आप बताइए ना। हाँ, एक्चुअली मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर एक बार. स्क्रीन शेयर करना है? हाँ, नहीं तो आप थोड़ा वो स्टार वन एक में सेकंड, एक सेकंड, ओपन एक वन सेकंड, एक चार्ट. सेकंड, एक सेकंड। हाँ, और यू कैन ओपन स्टार वन चार्ट सर. उसमें थोड़ा एक क्वेश्चन है, हाँ, मतलब मैं वो स्टार राशि वन का. ही ओपन कर दूंगा, ठीक है, डोंट हाँ, वरी, वो मैं बेटर. मैं स्टार आई वन ओपन जस्ट कर दूंगा। चेक माय, या चेक द क्वेरी. स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ, स्क्रीन शेयर है, दिख रहा है. हाँ. बताइए। अच्छा, आने दीजिए। हाँ, चार्ट एक बार. हाँ. बताइए। हाँ, इसमें राशि चार्ट, वो नॉर्थ इंडियन चार्ट एक बार कैन यू पुट इट ऑन सर थोड़ा. जो लग्न कुंडली लिखा है, दिस इज नॉर्थ इंडियन चार्ट, ठीक है। Okay. Fine. So what I was understanding is, sir, like for example, I'm not able to see a Lagna Bhava में first in the first house, 10 is written, है ना? हाँ, Left hand ये side में. ये ये हाँ. ये मकर मकर हाँ. लगन वाला चार्ट है। हाँ. So Makar Lagna है ना? So Capricorn. But in Capricorn is ruled by Saturn. जी। मतलब मकर is ruled by Saturn. अभी जी। इसमें Saturn है थर्ड हाउस में है actually. हाँ। Okay, that means the first house lord is Saturn, and first house lord Saturn means it will have the effects of Saturn planet on that particular Rashi. But third house also is Saturn. That means Saturn will be the lord of third house because it will give effect in the third house, or is it just a visiting planet on the third house and we should consider the lord of third house as Mercury? एक्चुअल बात क्या है, हाँ. जो भावेश होता है, या फिर जिसको हम कहते हैं कि ओनर, Hmm. यहाँ पे फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस का ओनर है सैटर्न, मालिक है, Hmm. ओनर मालिक, Correct. परंतु वो किसी पराया घर में बैठा है, हाँ. और वो है थर्ड हाउस, जो बृहस्पति का राशि होता है, जो मीन राशि है। हाँ. अब देखो, मान लो आप एक इंसान हो, आपका दो अपना घर है, आप दो घर में रहते हो, आप तीसरा किसी घर को रेंट में ले लिया, Hmm. आप वहां पे रेंट पे रहोगे आप। Correct. बारिश का मौसम आया है, Okay. और आप जिस घर में जाके रेंट में रह रहे हो, उस घर का छत थोड़ा वो है, जिसको पानी गिरता है, हाँ. ठीक है। तो जब आप घर में रहोगे और ऊपर से पानी गिरेगा सर बरसात के समय, साउंड थोड़ा कम आ रहा है। क्या सबका साउंड कम आ रहा है? साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। At least बाकी it का is clear. बाकी लोगों का हाँ. भी साउंड क्या कम है क्या? नहीं, नहीं, सब सर, हमारे for तो पास me ठीक तो it है, is ठीक ठाक clear. ही है। क्लियर है ठीक है। सर। आप थोड़ा अपना सिस्टम थोड़ा चेक कर लीजिए। तो बात है Hmm. तो बात है कि ये जो सैटर्न है, वो किसी पराया घर में बैठा है, और मान लो आप पराया घर में रेंट पे रह रहे हो, और उसकी छत जो है वो फूटा है, वहां पे पानी गिर रहा है, तो आपका उस घर का जो भी समस्या है आपको झेलना पड़ेगा, Correct. और उस समय उस छत को आपको ठीक ठाक करना पड़ेगा रहने के लिए। हाँ. हाँ, वो घर किसी दूसरे का है, बट आप वहां पे रह रहे हो। तो Okay. सैटर्न जैसे
ओनर है तो उस जगह का भी उसके ऊपर इफेक्ट रहेगा, और ऑक्यूपायर है उस जगह का भी इफेक्ट उसके ऊपर रहेगा। हाँ, क्योंकि ये जो तीसरा भाव है ये है मीन राशि, यहाँ का एक ओनर है हाँ जो बृहस्पति, वो इस घर में नहीं है, उस घर पे एक पराया लोग बैठा है, और जो बृहस्पति है वो दूसरे घर में बैठा है। करेक्ट। यही है बात ना। हाँ तो ये हम समझेंगे, आगे आगे समझेंगे। हाँ सीधा बात आप याद रखिएगा कि ग्रह जिस राशि का वो, अर्थात जिस जगह का वो लॉर्ड होता है, अर्थात ओनर होता है, वहां का भी रिजल्ट देता है, और जहां पे वो बैठा रहता है वहां का भी रिजल्ट देता है। क्लियर? सभी ग्रह के लिए करेक्ट इट्स सर। कॉमन इफेक्ट। हाँ, सो इसी पॉइंट पे मुझे मेरा एक वो क्या कंफ्यूजन है कि अभी उसका इफेक्ट से फॉर एग्जांपल 11th 10th एंड 11th में अगर सैटर्न का इफेक्ट रहता है, बट 12th हाउस में भी सैटर्न का इफेक्ट रहेगा, एंड दैट मींस नो, 12th हाउस नहीं, 3rd हाउस। सॉरी थर्ड हाउस। हाँ, सो 12th राशि पे है ना वो, सो थर्ड हाउस में भी इफेक्ट आएगा। सो 1 2 एंड 3 ऑल 3 हाउस सैटर्न रहेगा इफेक्ट, बट ऑन दैट राहु इज देयर इन द सेकंड हाउस, उसका इफेक्ट भी रहेगा। सो मतलब ये हम अगर उसका इफेक्ट एनालाइज करना मैंने पड़ेगा आपको जो रूल बताया प्रवीण जी, हाँ मैंने जो रूल बताया समझिए। ग्रह, कोई भी ग्रह, एनी प्लेनेट, अगर इफेक्ट की बात करना है, मैं ये समय पे बताने वाला था, आपने प्रश्न कर लिया। इफेक्ट की अगर बात करना है, हम तो रिजल्ट देखेंगे ना। तो ग्रह कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठा है उस जगह का भी रिजल्ट देगा, और उसकी ओनरशिप में जो जो भाव है उसका भी रिजल्ट देगा। एनी प्लेनेट। इज इट क्लियर? ओके। ठीक है। और राहु केतु का रूल अलग होगा, राहु केतु का स्पेशल रूल होगा, राहु केतु का रूल थोड़ा अनोखा है, अलग है। बाकी 7 ग्रह का जो रूल है, ग्रह जहां पे बैठा होगा वहां का भी फल देगा। मैं पिछला दिन जो कहा था, मैं भाव के साथ राशि का कनेक्शन करवाया था, और भाव के साथ ग्रह का कनेक्शन करवाया था पिछला दिन, लास्ट। करेक्ट। भाव के साथ ग्रह का, और भाव के साथ राशि का, और ग्रह के साथ भावों का कनेक्शन करवा दिया था। और उस हिसाब से अगर आप कहोगे कि भाई जो पहला भाव है आप इस पत्र में, वो पहला भाव मकर राशि है, तो हम इसको मकर लगन कहेंगे, क्योंकि मकर का लॉर्ड शनि है, तो इसीलिए शनि पहला भाव का लॉर्ड बन गया। राशि के साथ भाव का कनेक्शन हुआ, और भाव के लॉर्ड के साथ राशि का कनेक्शन हो गया, और साइन लॉर्ड ही हाउस लॉर्ड बनता है हर ग्रह के लिए। ये क्लियर है। अब इस शनि की अगर आगे बात करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पे दूसरा और तीसरा भाव का रिजल्ट गिवर है, तो दूसरा भाव तीसरा भाव का ओनर, इसीलिए उस दोनों जगह का रिजल्ट देगा। साथ ही साथ शनि जिस घर में बैठा है वहां का भी रिजल्ट देगा। बाकी जितना भी प्लैनेट्स है, आप सभी का ये सेम रूल। अगर आप मंगल की बात करोगे, मैं कहूंगा मंगल चौथा भाव का रिजल्ट देगा, मंगल एकादश भाव का रिजल्ट देगा, एज वेल एज सप्तम भाव का भी रिजल्ट देगा। वाई? मंगल 4th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस में बैठा है, तो ओनर है 4th एंड 11th का, एंड ऑक्यूपायर है 7th हाउस का। तीनों जगह का फल देगा। दिस इज द एरिया, दिस इज द पावर, दिस इज द सिग्निफिकेशन ऑफ मंगल। ठीक है? ओके। अच्छा सर, एक चीज इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। सर बताइए, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। सपोज आपने बोला मंगल 11th हाउस का लॉर्ड है, मंगल 4th हाउस का लॉर्ड है, और मंगल 7 नंबर भाव में बैठा है, तो मंगल जिस भाव में बैठा है उस भाव का तो रिजल्ट देगा। और आपने इससे पहले एक बार क्लास में बोला था कि मंगल मतलब एक ग्रह जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का जो अधिपति है उसका रिजल्ट फर्स्ट देगा। भैया वहां पे अभी तक गया नहीं। और सर आप लोग जस्ट ए मिनट, आगे मत जाइएगा। नहीं, बाकी लोग, अगर कोई नया है वो कंफ्यूज हो जाएगा। मैं आपका बात समझ गया हूँ, अभी तो मैं ये चीज बताया नहीं, मैं वहाँ पे जस्ट बोल के निकल गया था, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। अच्छा, आपका बात मैं समझ गया हूँ, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा। और मेरा ये जो कोर्स है स्टेप बाय स्टेप मैं ऊपर चढ़ता जाऊंगा, और आप सबके लिए सुविधा होगा। हो सकता है आप जो समझ गए व्हाट आर यू सेइंग, इट्स राइट, बट इस समय ये अगर कहूंगा आप समझ पाओगे, बट कोई लोग कंफ्यूज होने का चांसेस है। क्लियर? डोंट वरी, मैं आपका ये बात, आप 6-7 क्लासेस जब होगा, आज कितना है, 4 क्लासेस ना? हाँ।
4 क्लास, 7 क्लासेस में, जो 7 या 8 क्लासेस होगा, 7 क्लासेस में आपका ये प्रश्न रखिएगा। ओके, ठीक है सर। ठीक है। मैं जब मैं ड्रिल डाउन करके नक्षत्र के साथ कनेक्शन करवाऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ भाव के साथ राशि का और ग्रह के साथ भाव का कनेक्शन करवाया, ठीक उसी तरह ग्रह को मैं नक्षत्र के साथ कनेक्शन करवाऊंगा, उप नक्षत्र के साथ कनेक्शन करवाऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक। आप लोग सभी ब्लैंक हो जाइए प्लीज, जितना भी जिसका जानकारी है आप लोग मान लीजिए कि हमें कुछ भी नहीं मालूम, और मैं जिस तरह स्टेप बाय स्टेप बोलता जा रहा हूं उस तरह 13-14 क्लास सुनता जाइए और उसी लेवल की प्रश्न करिए, जो बात हो रहा है उसी लेवल का, उस लेवल का प्रश्न करिए, देखिएगा आप लोगों का बहुत कुछ क्रिस्टल क्लियर आ जाएगा। इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट कोर्स है, मैं 100 से भी ज्यादा बैचेस करवा दिया इस कोर्स के लिए, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा, डोंट वरी। मैं अच्छा, और किसी का प्रश्न है? जब जो 4 क्लासेस तक जो हुआ है इसमें किसी का कोई प्रश्न है, प्लीज बताइएगा। सर मेरा एक प्रश्न है कि बताइए। सपोज मेरा बार चार्ट में जो जो लिखा है, जो बृहस्पति जहाँ पे है, तो अभी मेरा सपोज 9 नवम बृहस्पति चल रहा है, तो मैं ऐसे कैसे पता कर पाऊंगा कि सर मेरा नवम बृहस्पति चल रहा है कि अष्टम बृहस्पति चल रहा है? ये और एक क्लासेस बाद होगा, मैं नेक्स्ट क्लासेस में प्लेसिडस जब करवा दूंगा तब बृहस्पति का एक्चुअल पोजीशन आपको आ जाएगा। और एक चीज मैं कहूं, हाँ। एक चीज सुन लीजिए सभी, पहले ध्यान से एक बार सुनिएगा, सबको कहता हूं, जिसको हम वैदिक ज्योतिष कहते हैं, जिसको हम वैदिक ज्योतिष या पराशरी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उस एस्ट्रोलॉजी के साथ कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजी का कुछ डिफरेंस है, और वो डिफरेंस मैं थोड़ा सा कह दूं पहले आपको। आप जो भी वैदिक ज्योतिष प्रैक्टिस करते हो, या आप जिनका ज्योतिष वैदिक ज्योतिष पता है, यू नो, वैदिक ज्योतिष में 2 चीज होता है, एक है भाव, एक है भावेश, अर्थात एक है हाउस और एक है हाउस लॉर्ड, और हाउस और हाउस लॉर्ड लेवल में ही प्रैक्टिस होता है। वैदिक ज्योतिष में जो हमारी नवग्रह है, इस नवग्रह का 2 पार्ट है, एक है नेचुरल शुभ ग्रह, एक है नेचुरल अशुभ ग्रह। जैसे कि बृहस्पति और शुक्र नेचुरल शुभ ग्रह है, ब्राह्मण ग्रह, वो वैदिक, वो मतलब जैसे हमारी समाज में होता है ना कि भाई इन दिस क्लासेस का लोग अच्छा होता है, अच्छा मान लेता है, अच्छा ठीक है, टीचर्स दे आर वेरी फाइन, डॉक्टर्स दे आर वेरी अच्छा, परंतु डॉक्टर्स में भी आज के दिन में डकैत निकलता है और टीचर्स में भी बड़ा ही संकट आ गया। बट इन जनरल ये दो क्लासेस है, ये क्लासेस बड़ा ही बेहतरीन क्लासेस है, और ये टीचर और डॉक्टर्स को लोग सभी सम्मान करता है। लाइक दैट बृहस्पति और शुक्र दे आर 2 गुरुस, और ये नेचुरल शुभ ग्रह है। और कौन है? चंद्रमा अगर पूर्णिमा के आसपास है, द क्लोजर टू पूर्णिमा, वो चंद्रमा नेचुरल शुभ होता है। अमावस्या के क्लोजर है तो उस चंद्रमा को हम नेचुरल अशुभ कहते हैं। और एक ग्रह है बुध, जो बालक ग्रह है, वो अगर शुभ ग्रह के साथ है तब वो शुभ, अर्थात बृहस्पति शुक्र के साथ है तो वो शुभ है। बाकी जो ग्रह पड़ा है उसमें से एक ग्रह है सूर्य, जिसको हम ना शुभ या ना अशुभ कहते हैं, हम उसको क्रूर ग्रह कहते हैं कि भाई सूर्य शुभ फल ही देगा बट बिना तप्त करके देगा नहीं, अर्थात गर्मी देके उसके बाद देगा, आपको थोड़ा मेहनत करवा के, थोड़ा मतलब तो है। जैसे पिता के पास जाओ ना, पिता बापूजी मुझे पैसा दो, तो पहले पूछेगा क्यों पैसा चाहिए, क्या करेगा, फिर 1000 प्रश्न के बाद पैसा देगा। माँ के पास जाओ, पैसा चाहिए, बुआ जो भी है, आंटी जो है, सब दे देगा, फट कर पैसा दे देगा, बट बापू नहीं देगा। वो सन उसी तरह, सन आपको जो भी देगा सब पूछताछ करके देगा। और शनि, मंगल, राहु, केतु, ये 4 ग्रह नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है। ये नैसर्गिक बात है और इंडिविजुअल, परंतु इन कृष्णमूर्ति पद्धति हमें इस रूल को बोलना पड़ेगा, इन केपी हमारे पास 9 ग्रह ही अच्छा बुरा हो सकता है, अर्थात देयर इज नो बेनिफिकेंस नो मैलिफिकेंस। हम पहले से कोई भी सोच नहीं रखेंगे कि बृहस्पति ही अच्छा है,
बृहस्पति भी खराब हो सकता है, शुक्र भी खराब हो सकता है, और शनि महाशय भी हमारे लिए अच्छा हो सकता है फॉर टाइम बिंग। अर्थात नेचुरल मैलिफिकेंस और बेनिफिकेंस वाला जो फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला के ऊपर वैदिक ज्योतिष खड़ा है, केपी एस्ट्रोलॉजी में हम उसको मानेंगे नहीं। ये गया एक नंबर बात। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है, जो लोग आप वैदिक ज्योतिष जानते हो, आप जानते हो कि वैदिक ज्योतिष में बहुत प्रकार का डिविजनल चार्ट्स होता है। सभी लोग तो पहले D1 या लग्ना चार्ट से प्रैक्टिस चालू करता है, उसके बाद D2, D3, D5, D9 वगैरह वगैरह, D7, D11, D12, D15 चार्ट चलता है। बट इन केपी एस्ट्रोलॉजी देयर इज नो डिविजनल चार्ट्स, वन एंड ओनली भाव चलित चार्ट, जिसको हम समझेंगे। अभी तक भाव चलित में हम गए नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों को नॉर्थ इंडियन चार्ट या साउथ इंडियन चार्ट पढ़ना कैसे सिखाया, भाव चलित कॉन्सेप्ट में अब जाएंगे। और एक कॉन्सेप्ट है वैदिक ज्योतिष में, बहुत प्रकार का योगास। मैं तीन चीज कह रहा हूं। पहले क्या कहा? नेचुरल बेनिफिकेंस, नेचुरल मैलिफिकेंस। दूसरा क्या कहा? बहुत प्रकार की योगास। और तीसरा मैं कह रहा हूं वैदिक ज्योतिष में बहुत प्रकार की योगा है। क्या योगा? राजयोग, धन योग, लक्ष्मी योग, विष्णु लक्ष्मी योग, केंद्रुम योग, गजकेसरी योग वगैरह वगैरह, ऐसे हजारों प्रकार की योगास है। और जो वैदिक प्रैक्टिस करता है वो शुरू से धीरे 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 एक 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 करके योगास सीखता जाता है, उसका एप्लीकेशन करता जाता है। बहुत सारा योगास का ओवर रूल योगास है, मतलब ये एक योग है, राजयोग है, अब मतलब विपरीत राजयोग है। यह कहते हैं अब नीच भंग योग है, नीच भंग, उच्च भंग, सब योग है। इन केपी एस्ट्रोलॉजी के देयर इज नो योगास। हम कोई भी योगास मानेंगे नहीं, हमारे सामने कोई योग नहीं है। हमारा टेक्निक, हमारा रोल कंप्लीटली डिफरेंस है वैदिक ज्योतिष से। तो इन तीन जगहों पे हम जाएंगे नहीं। हमारे सामने 9 के 9 ग्रह अच्छा बुरा सभी हो सकता है, शनि भी अच्छा हो सकता है, बृहस्पति भी बुरा हो सकता है समय अनुसार। हमारे सामने कोई प्रकार का योगास हम देखेंगे नहीं। और क्या नहीं देखेंगे? और नहीं देखेंगे बहुत प्रकार का डिविजनल चार्ट्स। बट बाकी क्या है? बाकी कुछ नहीं है। वैदिक ज्योतिष का कुछ स्पेसिफिक रूल जो कृष्णमूर्ति जी या उन समय का जो स्कॉलर्स जिन्होंने इस टेक्निक्स का उद्भावन किया था, उन्होंने उस स्पेसिफिक कुछ रूल को अप्लाई करके इस प्रेडिक्शन टेक्निक बनाया। हम एक एक करके वो स्पेसिफिक गिनी चुनी कुछ रूल को ही सीखेंगे और उसकी एप्लीकेशन करेंगे, और उन्हीं गिनी चुनी रूलों के एप्लीकेशन से एकदम स्टनिंग प्रेडिक्शन होगा, आगे आगे होगा। वैदिक ज्योतिष में हजारों ऋषियों ने हजारों प्रकार का ऑब्जर्वेशन किया था हजारों सालों से, और बहुत प्रकार का नियम है, बहुत प्रकार का टेक्निक्स है। बट इन केपी कृष्णमूर्ति जी या उन समय का जो स्कॉलर्स कुछ स्पेसिफिक वैदिक टेक्निक्स को अपना के ये वैद केपी रूल बनाया। इसीलिए हमें उस स्पेसिफिक टेक्निक्स को ही समझना है और उसी की यूज, उसी के द्वारा प्रेडिक्शन करना। अब मैं आगे जाऊंगा। देखो, हमारे देश में बहुत प्रकार का दशा सिस्टम है। हम भीमशोत्तरी दशा सिस्टम को ही करेंगे। मैं भीमशोत्तरी दशा सिस्टम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा और वो होगा एक क्लास में। पहले हम भाव चलित चार्ट में जाने की प्रयास करेंगे। अब ग्रह का या ज्योतिष का जितना भी रोल है आप लोग जानते हो। आप रोल आप लोग समझ लीजिए कि अभी आप लोग ब्लैंक हो। देखिए, ज्योतिष में योग और संबंध का खेल होता है। चाहे आप वैदिक ज्योतिष करो, चाहे आप जैमिनी करो, चाहे आप नाड़ी करो, चाहे आप लाल किताब करो,
तो हम भी जोग संबंध करेंगे, रिलेशन एंड कनेक्शन। बट कौन सा रिलेशन कनेक्शन करेंगे? जो केपी एस्ट्रोलॉजी का टूल्स है, जो केपी एस्ट्रोलॉजी का रूल्स है। मैं 3 चीज बताया आप लोगों को, राशि के साथ भावों का कनेक्शन, भावों के साथ ग्रह का कनेक्शन, इतना तक बताया। अब मैं भाव चलित में जाऊंगा, बट भाव चलित में जाने से पहले कुछ एक नियम हमें जानना है। क्या नियम? वो है लग्ना चार्ट या D1 चार्ट, या जिसको हम कहते हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट। मैं आप लोगों को नॉर्थ इंडियन चार्ट पिछला दिन पढ़ना सिखा दिया था, और साउथ इंडियन चार्ट भी कैसे पढ़ते हैं मैं बता दिया था। आप में से अगर किसी का नॉर्थ इंडियन चार्ट पढ़ना और साउथ इंडियन चार्ट पढ़ना में समस्या है, मुझे अभी बताइए, मैं दोबारा बता दूंगा। आप में से अगर किसी का नॉर्थ इंडियन चार्ट पढ़ने में और साउथ इंडियन चार्ट पढ़ने में कोई समस्या है, मैंने समझा दिया, आप लोग निश्चित रूप से समझ गए हो। फिर भी कोई प्रश्न है, मैं दोबारा बता दूंगा। देखिए, ये एक लग्ना चार्ट है या एक D1 चार्ट है, और इस D1 चार्ट में आप देख रहे हो, ये एक नॉर्थ इंडियन चार्ट है। कोई भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन करने के लिए ये ऊपर वाला जो राशि चार्ट या D1 चार्ट, इसको यूज करेगा। परंतु हम लोग जो केपी एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिस करेंगे, हम ये ऊपर वाला नहीं यूज करेंगे, हम नीचे वाला यूज करेंगे। और ये ऊपर वाला चार्ट के साथ इस नीचे वाला चार्ट का बहुत डिफरेंस है। क्यों है वो समझने के लिए हमारा अगला 1 घंटा लगेगा। हमारा कितना राशि है? 12 राशि। हमारा कितना भाव है? 12 भाव। अब स्क्रीन पे मैंने एक इमेज शेयर किया, और इस इमेज पे आप देख सकते हो जो बीच में पीला रंग का है, दिस इज सन, सूर्य। अब सभी जानते हो कि सूर्य हमारी जो सोलर फैमिली का केंद्र में चल रहा है, और उस सूर्य को सराउंड करके बाकी सब ग्रह घूम रहा है। ये जो है, दिस इज हमारी धरती, अर्थ। और आप सभी जानते हो जो धरती है वो अपने एक्सिस के या अक्ष के ऊपर 24 घंटा में एक बार अपने एक्सिस के ऊपर एक बार घूमता है। जैसे लट्टू घूमता है ना, तो उस लट्टू की तरह धरती अपना एक्सिस के ऊपर 24 घंटा में एक बार राउंड मारता है, और ऐसे राउंड मारते मारते थोड़ा आगे की तरफ जाता है, और सन को सराउंड करके 365 डेज में 365 दिनों में धरती एक बार पूरा सन को सराउंड करके घूम के आता है। और
हम सभी जानते हैं कि सूर्य जो है वो अपनी जगह में फिक्स है, और ये साइंस भी कहता है। हमारा धरती अपने एक्सिस के ऊपर दिन में एक बार राउंड मारता है, उसी कारण धरती में दिवस और रात्र होता है। हम जानते हैं कि धरती का जिस पार्ट सन के सामने की तरफ होता है उधर पे दिवस, और जो पार्ट सन के पीछे होता है उस पार्ट में रात्रि होता है। परंतु हमें धरती में बैठ के क्या देखने को मिलता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट। हजारों हजारों साल पहले वो यूरोप के लोग विश्वास करते थे कि सन इज मूविंग और धरती फिक्स है। फिर गैलीलियो ने वो जो बाइनोकुलर बनाया और दिखाया कि ना ना, धरती फिक्स है, सन फिक्स है और धरती घूम रहा है। चलो हम मान लेते हैं कि सन फिक्स है, धरती सन के चारों ओर घूम रहा है, परंतु हमें आपेक्षिक दृष्टि में दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त जाता है। जैसे अगर आप किसी भी गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी के अंदर से बाहर की तरफ देखोगे तो आपको देखेगा बाहर की पेड़ पौधा सब पीछे की तरफ दौड़ रहा है। क्यों? वो तो दौड़ नहीं रहा है, वो तो अपनी जगह में फिक्स है। क्योंकि आप गाड़ी में बैठे हो और आप गाड़ी का गति प्राप्त कर लिए हो, उसी कारण बाहर के सभी चीज को आपको पीछे दिख। ठीक उसी तरह हम धरती में बैठे हैं, हम भी धरती का गति प्राप्त कर लिए हैं, और उसी कारण हमें धरती से बैठ के दिखाई दे रहा है कि सन इज मूविंग। अब ये तो गया सन की बात। धरती अपने एक्सिस के ऊपर दिन में एक बार राउंड मारता है। अब इस सन को छोड़िए, धरती को छोड़िए, मैं ये जो देख रही हो बेल्ट की तरह, दिस इज लाइक ए बेल्ट। हमारे ऊपर आसमान में लाखों करोड़ों तारे सितारे हैं चारों ओर। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले इस लाखों करोड़ों तारों के ऊपर ध्यान ना लगा के कुछ स्पेसिफिक तारों के ऊपर ध्यान लगाया। जो कौन है ये? दिस आर द स्पेसिफिक स्टार्स। परंतु ये स्टार कैसा है आप देख रहे हो, मेरा देखो कर्सर जिधर है, ये एक मनुष्य के आकार धारण करके बैठा है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ पे एक स्टार है। प्राचीन ऋषियों ने कल्पना द्वारा काल्पनिक रेखाओं से इनको कनेक्ट कर दिया और कल्पना द्वारा ऐसा आकार बना लिया कि ये एक ऐसी आकार का एक जगह है। अर्थात आसपास बैठने वाला जो तारे हैं उन तारों को मन ही मन में काल्पनिक रेखा से जोड़ के ऐसी आकार बनाया। और ये जो आप ग्राउंड शेप का आप देख रहे हो, इसको कहता है जोडियक बेल्ट। ऐसा कोई बेल्ट ऊपर आसमान में है नहीं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने कल्पना किया था कि हमारा यह धरती है और धरती का ऊपर से ऐसे ऊपर आसमान में एक राउंड शेप का ऐसा बेल्ट उन्होंने कल्पना किया था, जिस बेल्ट के अंदर ये सब तारे सितारे हैं और इन्हों को काल्पनिक रेखाओं से जोड़ के ऐसे ऐसे आकार उनको मिला था। हाँ, इसके बाहर कई करोड़ों सितारे हैं, दिखा नहीं, सिर्फ इन्हीं तारों सितारों को उन्होंने ऑब्जर्व किया था और उस ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट हमारे पास दे दिया। और ये जो तारे सितारे का सम्मिलित जो आकार है आप देख रहे हो, ऊपर लिखा है ARIS, एरिस, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वार्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। 12 राशि। अर्थात ये तारों सितारों का आकारों को उन्होंने 12 नाम दे दिया। और उन लोगों का मानना था ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट का अगर 12 इक्वल डिवीजन करेंगे, अर्थात ये जो राशि है ना, हर एक राशि समान है, सबकी जगह समान है। अगर मेष का जगह इतना सा है तो टॉरस का भी जगह इतना सा है। और ये जो समान है, ये ऋषियों का ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने कह के गया था कि जोडियक में जो 12 राशि है सब समान है, कोई कम ज्यादा नहीं है। मैं ओरली कहता हूं,
आप सभी जानते हो किसी भी राउंड शेप को अगर हम ज्योमेट्रिकली कहेंगे कि वो है 360 डिग्री, किसी भी राउंड शेप 360 डिग्री होता है। अब अगर आप 360 डिग्री को 12 इक्वल डिवीजन करोगे तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 30 डिग्री होता है। प्राचीन ऋषियों का जो वचन है या वाणी है या ऑब्जर्वेशन है, उस अनुसार एक राशि 30 डिग्री होता है और हर एक राशि समान है। और आप सभी जानते हो जैसे सूर्य एक नक्षत्र है तो ये फिक्स है, स्थिर है, नक्षत्र चलता फिरता नहीं है, अर्थात उनकी चलन हमारे समझ के बाहर है। तो ये जो 12 ये जो सितारे हैं ना, तारे सितारे, ये सब अपनी जगह पे फिक्स है। अर्थात ये जो जोडियक बेल्ट है ये एक फिक्स बेल्ट है और हमारा धरती अपने एक्सिस के ऊपर चारों ओर राउंड मार रहा है। ठीक जिसी तरह सूर्य स्थिर है और धरती में बैठ के हमें लगता है कि पूर्व दिशा में उसकी उदय हो रहा है और पश्चिम में उसका अस्त हो रहा है, अर्थात वो घूम रहा है, जो हमें आंखों देखी। अब किसी बच्चा को कहोगे, वो बोलेगा हाँ सुबह सूरज नारायण तो पूर्व दिशा में उदय हुआ, फिर दोपहर को वो ऊपर एकदम सर के ऊपर आया और शाम को पश्चिम में ढल गया, तो वो वही तो मूव कर रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, राइट। ठीक उसी तरह हमें भी धरती में बैठ के किसी भी जगह पे यही लगता है कि ये जो जोडियक बेल्ट है ये धीरे धीरे घूम रहा है और ये जोडियक बेल्ट 24 घंटा में एक बार राउंड मारता है। ये घूम नहीं रहा है, हमारा धरती घूम रहा है और हमारी अपेक्षा में ये 24 घंटा में एक बार जोडियक बेल्ट राउंड मारता है। अच्छा, एक बात कहिए, कि ये जो 12 राशि है, एक एक राशि 30 डिग्री है। अब इसको मैं और फिर एक बार कहूंगा। पहले मैं राशि चार्ट में चला जाऊं। हमारा टूल्स कितना है? भाग 12, राशि 12, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र एंड 243 उपनक्षत्र। मैंने आप लोगों का 12 राशि और 12 भाव का कनेक्शंस करवा दिया। आप जान गए हो, आपके सामने जो चार्ट पड़ा है इसमें पहला भाव मकर राशि से कनेक्टेड है और आज इसको हम मकर लगन कहेंगे। प्राचीन ऋषियों में ये कह के गया, मैंने आप लोगों को दिखा दिया, हर एक राशि 30 डिग्री होता है और सब राशि इक्वल है। परंतु क्या राशि और भाव दोनों ही समान होगा? एक राशि तो 30 डिग्री, बात सही है, और 12 अगर भाव है वो भी क्या हर भाव 30 डिग्री है? अकॉर्डिंग टू वैदिक ज्योतिष, फिर एक बार मैं कहता हूं, अकॉर्डिंग टू वैदिक ज्योतिष, कोई भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर इन जनरल अगर प्रैक्टिस करता है, वो लोग मानता है कि एक राशि समान एक भाव, अर्थात ये जो पहला भाव मकर राशि है, हम अकॉर्डिंग टू वैदिक कहेंगे कि पूरा मकर राशि पहला भाव, तो पूरा कुंभ राशि दूसरा भाव, अर्थात पूरा मकर राशि का 30 डिग्री पहला भाव हो गया। बाकी जितना भी भाव है, सभी भावों का उस भाव में जो राशि पड़ा है, उस भाव में जो राशि पड़ा है, उस राशि का 30 डिग्री और उस भाव, दे आर सेम टू ईच अदर। यह वैदिक धारणा है। परंतु हम राशि चार्ट को मानेंगे नहीं और हम भाव चलित चार्ट पे जाएंगे। और इस भाव चलित चार्ट या केपी एस्ट्रोलॉजी में जो भाव और राशि का संबंध है,
वहां पे राशि तो 30 डिग्री इक्वल है, हर राशि समान है, ये ऋषियों ने बोल के गया, परंतु हम कहेंगे और अकॉर्डिंग टू प्लेसिडस हाउस डिविजन सिस्टम बोला 12 भाव समान नहीं होगा, कोई भाव बड़ा हो सकता है, कोई भाव छोटा हो सकता है। हाँ, 12 भाव को हमें 360 डिग्री से ही मिलाना पड़ेगा, परंतु कोई भाव 30 डिग्री से ज्यादा होगा, कोई भाव 30 डिग्री से कम होगा। देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये जो पहला भाव और ये जो पहला राशि, ये मकर राशि परस्पर संपृक्त हो गया, तो भाई पहला भाव पूरा 30 डिग्री है, बस कोई बात नहीं है, कंप्लीट। लेकिन इन आवर सिस्टम हम कहते हैं कि एक भाव और एक राशि समान नहीं होगा, राशि 30 डिग्री फिक्स है, भाव 30 डिग्री से कम ज्यादा होने का चांसेस मैक्सिमम है। और हम जिस निरक्षीय अंचल में रहते हैं, इस निरक्षीय अंचल में कोई एक भाव मैक्सिमम 40 डिग्री हो सकता है और कोई एक भाव मिनिमम 20 डिग्री हो सकता है। अगर कोई भाव 40 डिग्री होगा तो भाई दूसरी जगह में कोई भाव तो छोटा होगा ही होगा। हमारे पास 4 लड्डू है, 4 बच्चा को समान लड्डू बेच दिए, बांट दिया, बस कोई बात नहीं है। परंतु अब अगर हम सोचेंगे कि 4 बच्चा में एक बच्चा बड़ा है, एक बच्चा मझला है, एक बच्चा छोटा है, तो क्या बड़ा को भी एक लड्डू दूंगा, छोटा को भी एक लड्डू दूंगा? ना बाबा, हम जो बड़ा है उसको थोड़ा ज्यादा लड्डू देंगे, जो छोटा है उसको थोड़ा कम लड्डू देंगे, वो हजम नहीं कर पाएगा। तब हम क्या करेंगे, उस लड्डू को बांटेंगे, 4 लड्डू को तोड़ेंगे, तोड़ के थोड़ा उसको बड़ा देंगे, उसको मझला देंगे, उसका छतला देंगे, उसको छोटला देंगे। तो वो जो डिवीजन, तब तो भाई संकट आ गया। कैसे, किस तरह बांटेंगे भाई, उसकी तरीका क्या है? अब तरीका अगर है, हमारी भावों के साथ अगर राशि का संबंध मिलता नहीं है, अगर भाव छोटा बड़ा हो सकता है, राशि के अंदर भाव आएगा, मिलाएंगे कैसे? तब भाई भावों का शुरू और अंत की बात आ जाता है। भाई राशि तो 0 डिग्री से शुरू होता है, आप सभी जानते हो। हम जिसको काल पुरुष का कुंडली मानते हैं, या भगवान की कुंडली, या पहला इंसान का या विष्णु देव की कुंडली मानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि काल पुरुष का कुंडली में काल पुरुष का जन्म हुआ था मेष से लगन की 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड में, और उसकी कुंडली में बाकी 12 जो राशि है या बाकी जो 12 भाव है, सब 30 डिग्री समान है, और उसी काल पुरुष के कुंडली के अनुसार वैदिक ज्योतिष चलता है। परंतु हमारा तो भाव कहीं इधर से शुरू होता है। क्यों शुरू होता है, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। सीधा बात, जब भावों के साथ राशि का संबंध ऐसा बन गया कि राशि के साथ भाव मिलेगा नहीं, तब हमें देखना पड़ेगा, राशि तो 30 डिग्री है, मेष राशि 0 डिग्री से चालू होता है, 0 1 2 3 4 करके 30 डिग्री जाता है, फिर 30 डिग्री के बाद वृषभ राशि 0 1 2 करके जाता है, 30 डिग्री चलता है। अगर आप इसको ऐसे कहोगे, मेष राशि 0 1 2 30, तो 31 32 33 60 तक वृषभ, 61 62 63 तक मिथुन, ऐसा चलता जाएगा, 360 डिग्री होगा। परंतु क्योंकि भावों के साथ राशि मिलता नहीं है, क्योंकि भावों के साथ राशि मिलता नहीं है, तब तो भाव चलित में कोई भाव कहां से शुरू होता है और उसकी विस्तार कहां तक, क्योंकि 40 डिग्री है, और अगर 40 डिग्री हो जाएगा तो एक राशि के अंदर एक भाव रहेगा नहीं, वो एक राशि को छोड़ के दूसरा राशि चला जाएगा। इस संकट से आने के लिए हमें एक चीज और एक धारणा की दरकार है। मैं इसको यहां तक रखता हूं, मैं और एक बात में जाता हूं। वो क्या बात है? वो बात है, हम जिसको लगना लगना कह रहे हैं, लगना लगना कह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे वैदिक में कहा कि दिस इज एसेंडेंट, ये मकर लगन है। ये लगना है क्या? इस लगना शब्द का अर्थ क्या है? लगना शब्द का जो अर्थ है, लगन, लगन का अर्थ है मिलन। किसका मिलन?
हम कुंडली बनाएंगे किसी जिंदा इंसान की, और जिस जिंदा इंसान की कुंडली बनाएंगे उसकी जन्म से कुंडली शुरू होगा। जन्म क्या है? अकॉर्डिंग टू केपी, जब मातृ जठर में कोई जातक रहता है, जैसे पेड़ में फल है तो हम कहते हैं पेड़ का फल, वो पेड़ में फल पक के जब गिर जाता है, अपने आप गिर जाता है, हम उसको उठा के खा लेता है। जब वो पेड़ में था, पहले छोटा सा फूल से फल हुआ, फिर कच्चा कच्चा हरा हरा बड़ा होता गया, फिर धीरे धीरे एक समय आया वो पक के पीला सा लाल सा हो गया और पेड़ से गिर गया नीचे, हम कहें कि ये आम है। ठीक उसी तरह जब जातक मातृ जठर में रहता है तब वो माँ के कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है। माँ खाता है, वो खाता है, माँ सांस लेता है, उसको सांस मिलता है। माँ मर जाएगा तो वो भी मर जाएगा। अब पेड़ में कोई फल है, अगर उस पेड़ को काट दो तो कुछ दिन बाद वो पेड़ मर जाएगा और उस पेड़ से कनेक्टेड जितना फल है वो सूख जाएगा। ठीक उसी तरह जातक जब मातृ जठर में है तो मातृ जठर के अंदर वो माँ के शरीर का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ मदर्स बॉडी, तब उसका कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। एक समय वो माँ के जठर के बाहर आ जाता है, और जब बाहर आ जाता है पहला काम क्या करते हैं डॉक्टर नर्सेस दाइमा? वो कॉर्ड को काट देता है जो उसकी सप्लाई लाइन है, क्योंकि उसकी और दरकार नहीं है। और कॉर्ड काट जब दे दिया, कॉर्ड काटा, तो उसका ऑक्सीजन से शुरू करके जो जो उसको मिल रहा है जीने के लिए, उसको क्या हुआ? तो सप्लाई लाइन खत्म। अब वो धरती में आ गया है। धरती में इंसान को जीने के लिए धरती का कुछ रूल एंड रेगुलेशन मानने की दरकार है। वो क्या है भाई? सांस लेना है, क्योंकि उसकी अंदर की जो शरीर के अंदर सांस या ऑक्सीजन जाने की दरकार है। तो वो फर्स्ट क्या करेगा? धरती से ब्रीदिंग लेने की प्रयास करेगा। कहता है बच्चा चिख रहा है, चिल्ला रहा है, वो चीखता चिल्लाने का बात नहीं है। डॉक्टर्स किसी छोटा बच्चा को, नन्हा बच्चा को चिल्लाने के लिए या रोने के लिए, रुलाने के लिए प्रयास नहीं करता है। डॉक्टर्स प्रयास करता है कि वो भाई सांस ले। अगर सांस ले लिया तो उसका सांस स्टार्टिंग हो जाएगा। जैसे जनरेटर चलता है ना, स्टार्टिंग एक जनरेटर का होता है, उसके बाद जनरेटर ठट ठट चलता है, तो पहला सांस लेगा, अब वो सांस चलता जाएगा। तो वो जो फर्स्ट ब्रीथिंग धरती में लेता है, वो जो फर्स्ट चिखता है, अकॉर्डिंग टू केपी दिस इज आवर बर्थ टाइम, वो है जन्म शुरू हुआ। और इस जन्म के समय को अकॉर्डिंग टू केपी के बोला जब एक शरीर सांस लिया, शरीर शुरू हुआ। क्या ये शरीर है? जीवन क्या सिर्फ शरीर का है? नो, वी बिलीव कि शरीर के अंदर आत्मा एक्टिवेट होता है, और शरीर और आत्मा का मिलन से जीवन चालू होता है, और इस शरीर और आत्मा का मिलन की घड़ी को हम लगन कहते हैं। अब जीवन चालू हो, जीवन चलना चालू हुआ। जिस समय शरीर और आत्मा का मिलन हुआ उसको हम बर्थ टाइम कहते हैं, वही है हमारी लगन। अब ये जीवन चलेगा। चलो लगन तो हम समझ गए हैं, शरीर और आत्मा का मिलन, परंतु इस चार्ट के साथ उस लगन का क्या कनेक्शन है? मैंने तो समय को कहा, मैंने तो कहा समय कि भाई इस समय में वो फर्स्ट ब्रेथ इन लिया था और उसी समय को डॉक्टर्स नोट डाउन किया, दिस इज हिज बर्थ टाइम, और उसी घड़ी को हम लगन की घड़ी कहते हैं। परंतु इस चार्ट के साथ उस लगन का घड़ी का क्या कनेक्शन है?
मान लो ये आपका घर है और आप अपने घर में, घर की जो छत है उस छत में आप मॉर्निंग में जाके खड़े हो गए। मान लो ये आपका घर का पूर्व दिशा है और पूर्व दिशा में ये जो बिंदु है, आप अगर घर की छत से अपना पूर्व दिशा के तरफ दूर गगन देख रहे हो तो आपको दिखाई देगा कि दूर पूर्व दिशा में ऊपर आसमान जाके जमीन को छू लिया है। क्यों? क्योंकि धरती गोल है, उसीलिए हमें ऐसा ही दिखता है कि बहुत दूर में आसमान जमीन को छू लिया है। और ठीक उसी कारण सुबह एकदम मॉर्निंग हम अगर पूर्व दिशा की तरफ हमारी ध्यान रखेंगे तो हम देखेंगे उस दिगंत में, जहां पे दिगंत रेखा है, जहां पे धरती आसमान को जैसे छू लिया है, हमें दिखाई देगा एट द मॉर्निंग जो सूरज नारायण है वो धीरे 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 उदय होता है। पहले थोड़ा उसका उदय हुआ, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, ऐसे उदय होता है और थोड़ा समय लगता है। एक समय धीरे धीरे सूरज नारायण ऊपर आ जाता है और इसका कलर जो है व्हाइट हो जाता है, मतलब और रेड नहीं रहता है। फिर वो दोपहर को 12 बजे ऊपर एकदम बीच आसमान में हमारी सर के ऊपर और पश्चिम में डूब जाता है। तो इसमें एक समय लगता है भैया, एक पल में तो होता नहीं है। पलक झपकते ही सूरज नारायण का उदय होता नहीं है। आप अगर समुद्र के किनारे जाके खड़े होके सब मॉर्निंग का सनराइज देखो, यू नो कि सबसे बढ़िया सुंदर दिखाई देता है कि सनराइज धीरे 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 कैसा होता है। ठीक, आप इसी तरह सोचो, क्योंकि धरती घूम रहा है, उसीलिए हमें धरती का किसी एक बिंदु में बैठ के, आप कोलकाता में बैठे हो, आप मद्रास में बैठे हो, आप मुंबई में बैठे हो, आप मॉस्को में बैठे हो, आप न्यूयॉर्क में बैठे हो, आपका घर का पूर्व दिशा में मॉर्निंग समय में अगर आप जाओगे, रात छत पे जाओगे और आपका पूर्व दिशा की तरफ अगर ध्यान दोगे तो सभी जगह में आपको सनराइज दिखाई देगा। हाँ, समय अलग अलग होगा, वो एक ही सन है, जगह अलग अलग है, उसीलिए आपको अलग अलग समय में उसकी राइजिंग दिखाई देगा, बट तरीका एक होगा। ठीक उसी तरह धरती का किसी भी बिंदु में बैठ के ये कल्पना है। क्या कल्पना? मैंने कहा था दिस इज द जोडियक बेल्ट। धरती धीरे धीरे घूम रहा है और ये एक फिक्स बेल्ट को हमें धरती का किसी एक बिंदु में, मैं कोलकाता में बैठे हूँ तो मुझे कोलकाता में बैठ के दिखाई देगा कि 24 घंटा में ये जो जोडियक बेल्ट है हमारा कोलकाता को क्या किया, क्रॉस किया। क्यों? ये घूम रहा है। अब अगर ये घूम रहा है तो आप सूरज नारायण को छोड़ दो। सूरज नारायण तो एक गोला है, परंतु जो जोडियक है वो तो एक कनेक्टेड बेल्ट है। तो जोडियक बेल्ट में 12 राशि है, हर एक राशि 30 डिग्री है। तो मान लो ये एक राशि है, मान लो दिस इज अ राशि, राइट, मान लो एक राशि है और ये एक राशि 30 डिग्री होता है। तो वो जोडियक बेल्ट घूम रहा है तो पूर्व दिशा में इस एक राशि का 30 डिग्री का धीरे 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 उदय होगा। फट से उदय होगा नहीं भैया, धीरे धीरे उदय होगा। केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर में दिखा रहा हूं। अब ऊपर देखो, मेरी कर्सर जहां पे है, देखिए एक घड़ी की तरह कट 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 घूम रहा है। देखो ऊपर 14 डिग्री 11 मिनट, 14 डिग्री 12 मिनट। क्या है ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में मैं अपनी जगह का मुहूर्त चार्ट को वो करके रखा हूं। मैं जब भी ये चार्ट ओपन करूंगा तो मेरी अपनी मुहूर्त चार्ट आएगा। और मेरी जगह में, मैं बगनान में रहता हूँ, मेरी पूर्व दिशा में अभी कैप्रिकॉर्न राशि का उदय हो रहा है और उसका 14 डिग्री उदय हुआ। क्यों भाई? कैप्रिकॉर्न 30 डिग्री है, 30 डिग्री का उदय होने में समय लगेगा भाई, और धीरे 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 उदय होगा, धीरे 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 उदय होगा। कैप्रिकॉर्न का उदय खत्म होगा तो उसके पीछे फिर बाकी जो है, उसके पीछे जो है एक्वेरियस है, वो आ जाएगा।
ये धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा, बिकॉज दिस इज इंटरकनेक्टेड, फिर इसका उदय होता जाएगा और वो भी धीरे धीरे होगा। अब मैं एक बात कहूँ आप लोगों को, मैं एक बात कहूँ, एक राशि कितना होता है भैया? मैंने क्या कहा? 30 डिग्री। हर राशि इक्वल है। हमारा दिवस कितना का होता है भैया? डे कितना का होता है भैया? 24 घंटा, 24 आवर्स। राशि कितना है भैया? राशि कितना है? इक्वल 12 राशि। ये जो जोडियक बेल्ट है, इस जोडियक बेल्ट मैं अगर कोलकाता में बैठा हूं तो इस जोडियक बेल्ट मुझे, मतलब मेरी जगह से ये लगेगा, यानी यही होगा कि 24 घंटा में एक बार राउंड मारेगा। अर्थात 12 राशि को टोटल एक बार कंप्लीट राउंड मारने के लिए 24 घंटा लगेगा। अगर ऐसा है तो भाई 24 घंटा में 12 राशि का राउंड मारने का समय लगता है, तो 24 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 2 आवर्स, इक्वल टू 2 आवर्स। एक राशि का उदय होने में करीब करीब 2 घंटा लगेगा, फिर दूसरा राशि का उदय होने में करीब करीब 2 घंटा लगेगा, ऐसे 12 राशि का उदय होने में 12 × 2 24 घंटा लगेगा, अप्रोक्सीमेट, कम ज्यादा होता है। अब सभी जगह में अपने पूर्व दिशा में अपना राशि या अपना जोडियक बेल्ट, ऐसे उसकी हर दिन भर उसका उदय होता जा रहा है और यही चलता जा रहा है। मैंने आज रात को 9:10 पे इस मोड चार्ट को लगाया था। उस समय मकर लगन का कितना था? 1 डिग्री 15 मिनट। देखो ये मकर है, दिस इज मकर। उस समय मकर लगन 1 डिग्री 15 मिनट था। अभी रात को 10:02 हो गया, मकर लगन का 15 डिग्री हो गया, करीब 1 घंटा हुआ भैया, करीब 1 घंटा, और 1 घंटा में करीब 15 डिग्री उदय हुआ। तो भाई 30 डिग्री का पूरा उदय होने में करीब 2 घंटा लगेगा। अर्थात 11 बजे तक मकर लगन का उदय हो जाएगा, फिर कुंभ लगन का या कुंभ राशि का उदय चालू होगा। मेरे बात यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा, फिर मैं आगे का बताऊंगा। मेरी बात यहां तक सबको समझ में आया? यस सर, क्लियर। अब रात को 10:02, मैं अभी का चार्ट लगाता हूं मेरी जगह का, अभी का। रात को क्या है, सॉरी, क्रिएट न्यू चार्ट। हाँ, रात को 10:03 मैंने अभी का चार्ट लगाया। देखो एसेंडेंट 15 डिग्री 27 मिनट 9 सेकेंड। वाई एसेंडेंट? मान लो अभी मेरी यहाँ पे, मेरे घर पे कोई घर के पास कोई नर्सिंग होम है या फिर जो भी है, यहाँ पे एक बच्चा अभी चीखा, जस्ट चीखा, चिल्लाया। क्यों चिल्लाया? क्योंकि उसका फर्स्ट ब्रीथिंग हुआ। क्यों फर्स्ट ब्रीथिंग हुआ? मातृ जठर से आया, उसका कट काट दिया गया और फर्स्ट ब्रीथिंग लिया, और हम एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में क्या कहेंगे भाई, उसके शरीर और आत्मा का मिलन हुआ या लगन हुआ। ये जो लगन की घड़ी इस समय 10:03, ये जो लगन की घड़ी इस समय मेरी जगह पे पूर्व दिशा में मकर राशि का 15 डिग्री 27 मिनट 9 मिनट सेकंड उदय हुआ था। इस पर्टिकुलर समय में मेरी जगह पे जो, अर्थात जो जातक जन्म हुआ उसकी जगह पे पूर्व दिशा में मकर राशि का जितना उदय डिग्री उदय हुआ था, जस्ट उस पर्टिकुलर समय में जितना उदय हुआ था वही उसका लगना हुआ। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ, द स्टार्टिंग ऑफ हिज लाइफ, या स्टार्टिंग ऑफ पहला भाव।
यहां तक क्लियर हुआ बात? भाव लगना डिग्री क्लियर हुआ स्टार्टिंग? Yes. सभी बताइएगा भैया। जी सर। यस किसी का जी अगर सर। किसी का अगर समझ में नहीं आया बताइएगा प्लीज, ठीक है? अब तो भाई अगर आप किसी भी एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर को कहोगे, वो कहेगा दिस चार्ट, वो कहेगा दिस चार्ट। अच्छा, इसको ना वहां पे लेके जाता हूँ, आप लोगों को केपी समझा दो, वहां पे समझा दो। इसको बंद करो। इसको बंद करो। नॉर्थ इंडियन चार्ट में समझा, फिर साउथ इंडियन में जाओ। वही चार्ट आया, ठीक है? वो सॉफ्टवेयर अलग है, ये चार्ट है, ये है वैदिक चार्ट। आप अकॉर्डिंग टू वैदिक कहोगे, बोलेगा भाई इसका तो मकर लगन है, बट मैं कह रहा हूं देखो एसेंडेंट इज, अच्छा वो 15 डिग्री था, थोड़ा डिफर होता है, ठीक है? और टाइम भी थोड़ा चेंज होगा। अब 10:05 हुआ तो इसका एसेंडेंट हुआ 16 डिग्री 8 मिनट 11 सेकेंड, फर्स्ट हाउस, द शुरुआत ऑफ हिज लाइफ। तो अब मैंने क्या कहा, कोई भी भावों का विस्तार, कोई भी भावों का विस्तार अकॉर्डिंग टू प्लेसिडस हाउस डिवीजन सिस्टम 30 डिग्री इक्वल ना होके कम ज्यादा होगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है 40, ये निरक्षीय अंचल में इक्वेटर के आसपास, और मैक्स मिनिमम हो सकता है 20। मैंने क्या कहा, ये फर्स्ट ब्रीथिंग लिया, इसका जीवन की शुरुआत हुआ, असेंडेंट फर्स्ट हाउस स्टार्ट हुआ। ये पहला भाव का विस्तार कितना तक होगा? यहां पे मैं एक शब्द कहता हूं, इन भाव चलित चार्ट, आप लिख के भी रख सकते हो, इन भाव चलित चार्ट किसी भी भावों का शुरुआती जो बिंदु या डिग्री है, कोई भी भाव का, वो शुरुआती डिग्री या शुरुआती जो बिंदु उस भाव के लिए सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। जैसे यहाँ पे असेंडेंट 16 डिग्री 8 मिनट एंड 11 सेकंड लिखा है, तो लगन भाव या पहला भाव के बारे में जितना भी स्टोरी कहानी ये पर्टिकुलर डिग्री कहेगा। वो कैसे कहेगा, इस डिग्री को मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। मतलब ये पर्टिकुलर डिग्री कहेगा, और कोई भी भाव जिस पर्टिकुलर डिग्री से शुरू हुआ उसका विस्तार उसके आगे चलेगा। जब इस जातक का जन्म हुआ था, अब इस समय उस समय इसकी घर की पूर्व दिशा में मकर राशि का 16 डिग्री उदय हो गया था। इसकी पहला भाव या लगन भाव का विस्तार मकर की 16 डिग्री से चालू होगा। मकर की 16 के 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 मकर राशि खत्म। कुंभ राशि चालू हो गया। सिर्फ 14 डिग्री हुआ यहाँ पे, कुंभ राशि चालू हो गया। कुंभ राशि का 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलता रहा है। मैंने क्या कहा, कोई भी भावों का शुरुआती डिग्री उस भावों के लिए सब कुछ बताएगा, और उस भावों के विस्तार उसके आगे होगा। तो अगर हम सेकेंड हाउस की बात करेंगे, देखो यहाँ पे ये रोमन 2 लिखा है, उसका डिग्री है 24 डिग्री 0 मिनट 18 सेकेंड। तो सेकेंड हाउस के बारे में ये 24 डिग्री सब कुछ बताएगा, और सेकेंड हाउस का विस्तार इस 24 डिग्री के आगे होगा। 25, 26, 27, 28, 29, 30 करके होगा कुंभ का। अगर 24 के आगे सेकेंड हाउस का विस्तार होगा, तो भाई 24 के बाद अगर सेकेंड हाउस का विस्तार होगा, तो 24 के आगे पीछे पहला भाव था। अर्थात पहला भाव का विस्तार 16 डिग्री 8 मिनट 11 सेकेंड मकर से चालू होके मैं कहूंगा 23 डिग्री कुंभ तक पहला भाव का विस्तार। अब अगर गिन के देखिएगा तो पहला भाव का विस्तार इधर का 14, उधर का 24, कितना होगा 38 डिग्री करीब। अब सेकंड हाउस का विस्तार 24 डिग्री कुंभ से चालू होके 29 डिग्री मीन तक। थर्ड हाउस तो देखो 29 डिग्री 18 मिनट एंड 46 सेकेंड से थर्ड हाउस चालू हुआ।
29 डिग्री 18 मिनट एंड 46 सेकेंड से थर्ड हाउस चालू हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि 29 डिग्री 18 मिनट एंड 45 सेकेंड तक सेकेंड हाउस था। 29 डिग्री 18 मिनट 46 सेकेंड से अगर थर्ड हाउस चालू हो रहा है तो 29 डिग्री 18 मिनट एंड 45 सेकेंड्स तक सेकेंड हाउस था। बिकॉज किसी भी भावों का शुरुआती डिग्री या शुरुआती बिंदु उसके बारे में सब कुछ बताएगा, उसके विस्तार उसके आगे होगा, तो उसके जस्ट पीछे तक उसका पिछला भाव था। तो किसी भी भावों का विस्तार कम ज्यादा हो सकता है। और ये विस्तार वाला कैलकुलेशन कितना होगा, इसके पीछे कारण है हमारा जो धरती है ये ओवल शेप की थोड़ा है। और आप सभी जानते हो हमारी जो जियोग्राफिस्ट है, धरती के किसी भी एक पर्टिकुलर जगह को जियोग्राफिकली समझने के लिए धरती के ऊपर काल्पनिक रेखा की कर्म बहुत रेखा काल्पनिक रेखा वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली कल्पना किया है, जिसको हम द्राघिमा रेखा अक्ष रेखा ऐसा कहते हैं। और ये जो काल्पनिक रेखाओं का इंटरसेक्ट जो बिंदु है उसको हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह कहते हैं। और उस अनुसार अगर आप कहोगे कोलकाता, कोलकाता कहाँ पे है? कोलकाता तो बंगाल पे है। बंगाल कहाँ पे है? बंगाल तो भारत में है। भारत कहाँ पे है? भारत तो धरती में है। लेकिन उस पर्टिकुलर कोलकाता का जियोग्राफिकल अगर तो 22 डिग्री सच एंड सच मिनट नॉर्थ, 88 डिग्री सच एंड सच मिनट ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, दिस इज द कोलकाता का जियोग्राफिकल पोजीशन। तो उसी तरह हर एक जगह का जियोग्राफिकल पोजीशन अलग है। अब अगर धरती की बात करोगे तो धरती तो एक नींबू की तरह है, ऐसी है। अगर धरती के ऊपर जो रेखा कल्पना किया गया है, जो हम इक्वेटर कहते हैं, जो निरक्षर रेखा, वो क्या है? धरती को अगर आप जैसे एक नींबू को आधा टुकड़े में बांट दोगे, आधा आधा करोगे, तो आधा जो जहां पे आधा टुकड़ा करेंगे, चाकू चलाएंगे, ठीक इस धरती को अगर आप चाकू चलाओगे आधा आधा करोगे तो जिस जगह पे आधा आधा होगा उस जगह के ऊपर धरती के ऊपर जो राउंड शेप का रेखा होता है उसको हम कहते हैं निरक्षर रेखा। अब वो रेखा उसी तरह राउंड शेप का रेखा धीरे 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 ऊपर की तरफ जाता है और वो जो राउंड छोटा छोटा होते होते एक जगह में एकदम पोलर में जाकर बिंदु बन जाता है। अब निरक्षर एक अंचल की जो राउंड और पोलर की तरफ का जो राउंड है वो छोटा होता है। और उसी तरह वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये जो दो प्रकार की रेखाओं का इंटरसेक्ट है, इस इंटरसेक्ट बिंदु में जो ज्योग्राफिकली जिस पर्टिकुलर जगह का वो मिलता है, पर्टिकुलर जगह का जो जगह जो मिलता है, उसके कारण हमारी ये जो मतलब देखो एक्चुअली ये जो हमारा एप्स है या जो सॉफ्टवेयर है या जो हमारी ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में किसी भी जगह का जैसी किसी भी इंसान की जैसी जन्म की समय जन्म की दिवस बड़ा जरूरी है, उसकी जन्म का प्लेसेस भी बड़ा जरूरी है जिस जगह पे वो जन्म लिए है। और उस प्लेसेस का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी बड़ा जरूरी है क्योंकि उस जगह का जियोग्राफिकल जो अवस्थान है उसको हमें मार्क करना है। और उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कारण इस भावों में कमी ज्यादा आता है। इसको मैं और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आप लोग प्रैक्टिस या समझने के लिए मान लीजिए कि कोई भी हाउसेस का जो विस्तार है वो कम ज्यादा होगा, कोई हाउस बड़ा होगा, कोई हाउस छोटा होगा, और किसी भी हाउसेस का शुरुआती बिंदु उस भावों के लिए सब कुछ बताएगा। अब आप देखो यहाँ पे पहला भाव 16 डिग्री 8 मिनट से चालू हुआ, दूसरा भाव 24 डिग्री से चालू हुआ, तीसरा भाव 29 डिग्री से चालू हुआ। एक चीज को समझिए, चौथा भाव 28 डिग्री से चालू हुआ, पंचम भाव 23 डिग्री से चालू हुआ, और देखो जो पंचम भाव जो छठा भाव है 18 डिग्री से चालू हुआ। यहाँ पे जैसे 38 डिग्री हुआ था, अब पंचम भाव का विस्तार देखो, पंचम भाव यहाँ पे 23 डिग्री 54 मिनट से चालू हुआ, तो मैं 24 डिग्री मान लेता हूँ। तो पंचम भाव को यहाँ पे वृषभ राशि में कितना डिग्री मिला था? 6 डिग्री। और छठा भाव कितना डिग्री में चालू हो रहा है? 18 डिग्री में। तो इधर में कितना मिलेगा? 18। तो 6 और 18 कितना होता है? 24 डिग्री। अर्थात पंचम भाव का विस्तार सिर्फ 24 डिग्री है, जहाँ पे लगन का विस्तार 38 डिग्री है। तो किसी जगह ज्यादा किसी जगह कम। और इस भावों के अंदर भी ग्रह की अवस्थान है, इस भाव के अंदर भी ग्रह का अवस्थान है, क्योंकि राशि के अंदर ही भाव है और राशि के अंदर ही ग्रह है। जैसे मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ।
पहला भाव 1 डिग्री, क्लास का शेष করে নিয়ে আসবে একটু শুনুন। पहला भाव 16 डिग्री मकर से चालू हुआ, उसकी विस्तार 24 डिग्री तक है, कुंभ तक। यहाँ पे देखो राहु नाम का एक प्लेनेट बैठा है जिसका डिग्री है 29 डिग्री। पहला भाव मकर का 16 डिग्री से चालू हुआ, 16 के बाद से मकर में कोई प्लेनेट नहीं है। वेरी वेल। कुंभ राशि का 1 2 3 4 5 6 करके 24 डिग्री तक है, कोई भी प्लेनेट नहीं है, कोई भी प्लेनेट नहीं है सेकंड हाउस। फिर 29 डिग्री में जाके राहु है। अब मैंने क्या कहा, सेकंड हाउस का शुरू 24 डिग्री से शुरू हुआ, उसके आगे उसका विस्तार है। तो इस राहु कहां पे पड़ता है भाई, सेकंड हाउस के विस्तार के अंदर। तो राहु का पोजीशन कहां पे होगा, सेकंड हाउस में होगा। कहां पे होगा, सेकंड हाउस में होगा। अब इसी चार्ट को मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये राहु का पोजीशन सेकंड हाउस में होगा। ठीक उसी तरह अगर आप सैटर्न की बात करोगे, थर्ड हाउस 29 डिग्री, थर्ड हाउस 29 डिग्री मीन से चालू हुआ। थर्ड हाउस 29 डिग्री मीन से चालू हुआ। सैटर्न का डिग्री कितना है, 6 डिग्री मीन। तो सैटर्न की अवस्थान कहां पे होगा भैया, देखो यहाँ पे क्या पे है आपका राशि चार्ट में, कहां पे है, थर्ड हाउस। सैटर्न थर्ड हाउस में है, राशि चार्ट में थर्ड हाउस होना जरूरी है। बट अब भाव चलित में देखो सैटर्न कहां पे है भैया, सेकंड हाउस में है। क्यों सैटर्न सेकंड हाउस में भाव चलित में, क्योंकि अगर आप डिग्रिकली देखोगे तो 24 डिग्री कुंभ से चालू होके 29 डिग्री मीन तक सेकंड हाउस था, और सैटर्न 6 डिग्री में बैठा है जो कि सेकंड हाउस के विस्तार के अंदर। इसीलिए सैटर्न भाव चलित में देखो सेकंड हाउस में चला गया है, और जो राशि चार्ट में थर्ड हाउस है। तो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर अगर प्रेडिक्शन करेगा वो सैटर्न को कहेगा तीसरा की सैटर्न है, बट हम केपी में कहेंगे सैटर्न तो सेकंड हाउस में बैठा है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस सर। मैं इस चार्ट आज क्लास का रिकॉर्डिंग बना के आपको भेज देता हूँ। ध्यान से इस क्लास को फिर 2 बार देखिएगा, फिर मैं इसके आगे जाऊंगा। इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आज की रिकॉर्डिंग पर देख लीजिएगा, मैं आगे का और नहीं बताऊंगा। अब आज जितना तक बताया, आप में से किसी के मन में अगर कोई प्रश्न है बोल दो, या फिर नेक्स्ट क्लास का शुरू में आप लोग कहोगे। किसी ने हाथ उठाया, बताओ सर। बताइए सर बोल रहे थे, आपने बोला एक भाव का पूरा 30 डिग्री होता है, तो एक राशि का, आपका नहीं, एक राशि का पूरा 30 डिग्री होता है। तो जो चार्ट दिखाया है उसमें 16 डिग्री में वो उदय हुआ था। 16 डिग्री में जब था, 16 डिग्री जब था, ठीक बताइए। बाकी का 16 तक। फिर अगला का जो 14 डिग्री था, वो 14 डिग्री 12th हाउस था, 12 हाउस, वो 12 हाउस। धनु राशि का देखो, एक चीज मैं बताता हूँ। रात को 10:05 इस जातक का जन्म हुआ, जबकि इसकी जिस समय इसकी अपने पूर्व दिशा में मकर राशि का 16 डिग्री उदय हुआ। अच्छा, रात को 9:50, चलो 9:45 बजे ये कहाँ पे था, ये जन्म के कोर्स में था ना। अच्छा, रात को 9 बजे ये कहाँ पे था, मातृ जठर में था ना। यहाँ रात को 8 बजे कहाँ पे था, ये मातृ जठर में था ना, है ना। तब उसका तो जन्म शुरू ही नहीं होता, तब भी तो ये चल रहा था। तब शायद ये वृश्चिक राशि था या धनु राशि था, कहीं पे उसकी उदय हो रहा था ना पूर्व दिशा में। जब इसका जन्म हुआ तब मकर राशि का 16 डिग्री हुआ। तो इसकी 12th हाउस देखो, क्योंकि 12th हाउस धनु राशि का 18 डिग्री से चालू होकर उसका विस्तार लगन के पहले तक। अच्छा सर, 16 डिग्री 8 मिनट 10 सेकंड तक 12th हाउस था। ठीक है सर, क्लियर? ये सर। और बोल रहे थे ठीक है वो, लेकिन 16 डिग्री जाने के बाद वो राशि का 16 डिग्री से और 14 डिग्री और जाएगा, और जाने के बाद वो राशि खत्म।
फिर फिर नेक्स्ट तो भाप चलेगा, फिर भाप चलेगा, हाँ पहला भाप चलेगा। नेक्स्ट राशि कुंभ में प्रवेश कर गया, 24 डिग्री तक पहला भाप चलेगा, क्योंकि 24 डिग्री से सेकंड हाउस चालू हुआ ना, तो सेकंड हाउस जहां से चालू हुआ उसके आगे तक पहला भाप, तो पहला भाप का विस्तार 16 डिग्री मकर से 24 डिग्री करीब। कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। रिकॉर्डिंग तो 2 बार देखिएगा, और दिमाग के पुराना जितना भी सोच है दिमाग से डिलीट करके इसको समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। थोड़ा ठंडे दिमाग से देखिएगा। चलिए, आज और नहीं कहूंगा, जो भी बताना है मैं नेक्स्ट डे कहूंगा। ठीक है जी, ओके। चलिए शुभ रात्रि सबको।